तो 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 55वां दिन है आज और लॉकडाउन 4 की शुरुआत हो गई है। लेकिन इस बीच कई रियायतें दी गई हैं। क्या खुलेगा, क्या नहीं खुलेगा, किन चीजों के लिए इजाजत है, पहले से अब क्या बदलने जा रहा है। रेल सेवा, मेट्रो सेवा, विमान, शिक्षण संस्थान, धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, ये सभी फिलहाल बंद रहेंगे। पब्लिक गैदरिंग्स की जो जगहें हैं वो बंद रहेंगी और आपसी सहमति से राज्यों के बीच बस सेवा शुरू हो सकती है। उधर ये भी साफ हो गया है कि रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन जो राज्य हैं वो खुद तय करेंगे। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा। 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग घर में ही रहेंगे। गर्भवती महिला, 10 साल तक के बच्चे घर में रहेंगे और स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुल सकते हैं लेकिन बिना दर्शकों के। और लॉकडाउन 4 में जिस तरह की छूट की उम्मीद लगाए बैठे लोग थे, वो बिहार के खास तौर पे जो प्रवासी मजदूर थे उनको निराशा ही अब हाथ लगी है। चौथा चरण शुरू हो गया है और राजधानी पटना में एक साथ संक्रमण के 56 नए केस सामने आ गए हैं। बिहार की एक दूसरी समस्या वहां पर लौट रहे प्रवासी मजदूर और प्रवासी हैं और उनके लिए किस तरह से परिवहन की सुविधा तय की जाए, इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंता है। और इसी पर हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष कुमार। मनीष, आप वहां पर जमीनी हकीकत इन 55 दिनों से देख रहे हैं, वाकिफ हैं। रियायतें तो दी गई हैं, इस बार दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, लेकिन राज्यों के हाथ में भी पावर दी गई है कि आप अपने नियम बनाइए कि कौन सी रेड जोन है, कौन सी क्या जोन है। ऐसे में बिहार को क्या करना चाहिए इस समय में जब ये प्रवासी मजदूर वहां लौट रहे हैं और वहां पर केसेस निरंतर बढ़ रहे हैं? शशांक, आपके सवाल में के थोड़े जवाब थोड़े लंबे होंगे। मैं पहले बता दूं कि बिहार सरकार जब कैबिनेट सेक्रेटरी से बात हुई थी तो बिहार के ही मुख्य सचिव ने कहा था कि रेड जोन और जो भी ग्रीन जोन है ये डिक्लेयर करने का जिम्मा जो है आप राज्य सरकार के ऊपर छोड़ दीजिए। जो जहां भी केसेस पॉजिटिव पाए जाएंगे उसे हम कंटेनमेंट जोन करेंगे, लेकिन रेड जोन घोषित करके हम पूरे जिले में काम को बंद नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि बिहार सरकार को क्या करनी चाहिए। ये जो पूरा प्रवासी लोगों का लौटने का पूरा आप देख रहे होंगे, पिछले 10 दिनों से ये दृश्य चल रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पूरे प्रक्रिया को, चूंकि वो खुद ईमानदारी से अगर कोऑर्डिनेट करता तो शायद आज लोगों को इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं मेसअप किया है, राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। राज्यों के बीच जो है वो बेहतर संबंध नहीं थे, बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका इतना ज्यादा ईगो है कि वो यूपी के मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते, यूपी के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से बात नहीं कर सकते, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं करते हैं, जिसके कारण आज प्रवासी मजदूरों को इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। और मैं आपको बता दूं, कल शाम बिहार के मुख्य सचिव ने कैबिनेट सेक्रेटरी को लिखा कि जो लोग जिनको ट्रेनों में जगह नहीं मिलती है वो डेस्परेट होके जो है वो अपने साधन से आने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उन्हें ज्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। ये सच्चाई है, लेकिन बिहार सरकार को इस सच्चाई को भी समझने में 8 दिन लग गए। लेकिन अगर आप आज भी देखें तो जो मजदूरों की असल समस्या है कि उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन बिहार की सरकार एकमात्र सरकार है जो कहती है कि आप अपने पैसे से आइए, कर्ज लेके आइए, अपने परिवार वालों से पैसे मंगा के आइए, हम आपको यहाँ पर क्वारंटीन सेंटर में जब आप 14 दिन रह लेंगे उसके बाद वो पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं एक संवेदनशीलता की अभी भी कमी है। ये जो पूरा जो माइग्रेशन का इशू है, जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने बाबुओं के ऊपर, अपने अधिकारियों के ऊपर छोड़ दिया है और अधिकारियों को शायद कभी भी जो असल लोग होते हैं, जो फंसे लोग हैं, जो मजदूर हैं, उनकी मुश्किलों से कोई उनको सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर गुस्सा भी होंगे, आक्रोशित भी होंगे तो वो अपना गुस्सा नेताओं पर निकालेंगे, वो सरकारों पर निकालेंगे, लेकिन अधिकारियों को उससे कोई उस आंच नहीं आती। शशांक, बहुत अहम है, बहुत अहम है, क्योंकि पॉलिसी जो नीतियां बनती हैं सरकारें अगर और बाबू अगर लोगों को ध्यान में रख के ना बनाए तो इस तरह की बात देखने को मिलती है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष। उधर पंजाब की बात करते हैं, जहां पर आज अधिकारियों की केंद्र की गाइडलाइन पर बैठक होने वाली है और बैठक के बाद प्रशासन दिशा निर्देश जारी करेगा।
मार्केट से ऑड इवन को खत्म किया जा सकता है। अब ऑड इवन के अनुसार मार्केट खुल रहे हैं। चंडीगढ़ के कंटेनमेंट जोन में सख्तियां बरकरार हैं। हमारे सहयोगी मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजाली, क्या उम्मीद कर सकते हैं इस बैठक में, क्या चर्चाएं होंगी? जी देखिए, पंजाब ने जो है देर रात कल जो गाइडलाइंस हैं वो इशू की हैं, लेकिन ज़िलों में जब आप किसी भी होम मिनिस्ट्री के गाइडलाइंस को इशू करते हैं तो वो ज़िलों के डिप्टी मजिस्ट्रेट्स हैं या जो डिप्टी कमिश्नर हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह की गाइडलाइंस इशू करते हैं। कुछ ज़िलों ने देर रात जो गाइडलाइंस इशू किए हैं अभी भी वो लोगों की जानकारी में नहीं है, और ख़ास करके जब गाइडलाइंस या लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद का पहला दिन होता है तो देर 11 या 12 बजे दोपहर के बाद ही जो है उस गाइडलाइंस के इशू होने का असर दिखता है। तो जो पंजाब की ओवरऑल गाइडलाइंस होम मिनिस्ट्री पंजाब ने इशू की हैं उसमें कई चीज़ों की रिलैक्सेशन दी गई है नॉन कंटेनमेंट जोन्स के एरियाज़ में, और ख़ास बात यह है कि पंजाब हमेशा केंद्र सरकार के आदेशों से एक दिन पहले ही वैसे ही आदेश सिमिलर ऑर्डर्स जो हैं या गाइडलाइंस हैं वो इशू कर देता है। सबसे बड़ी बात है कि कर्फ्यू हटा दिया गया है और लॉकडाउन जो जनरल मिनिमम बेयर जो लिमिटेशंस या रिलैक्सेशंस होती हैं वो इशूड है। जैसे जो पंजाब की होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है उसमें ये भी है कि अब बार्बर या सैलून्स जो हैं, हेयर सैलून्स हैं, वो भी खोले जाएंगे। वैसे अस्पताल, बाजार, दुकानें, हर तरह की दुकानों को खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ अलाउ कर दी गई हैं, लेकिन अभी भी जो है ज़िलों में, और ख़ास करके वो ज़िले जहाँ पर केसेस आ रहे हैं उन ज़िलों में दुकानें अभी नहीं खुली हैं, क्योंकि मैंने पहले ये बताया कि गाइडलाइंस अभी जनरली सारे ज़िलों में इशू नहीं की गई। जी गजाली, बस एक छोटा सा सवाल, संक्षेप में जवाब। पंजाब बेसिकली अगर हम कृषि की बात करें तो वो बेहद अहम हो जाता है। ऐसे में जो ट्रांसपोर्ट है वो वहाँ उसका रोल बेहद अहम रहने वाला है, तो क्या उसको लेकर कोई जानकारी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट कितनी मात्रा में, कितने तरीके से उसको लागू या शुरुआत की जाएगी अगर होने जा रहा है तो? इंट्रा स्टेट ट्रांसपोर्ट नहीं होगी शशांक, विद इन इंटर स्टेट जो कहते हैं प्रदेश के अंदर जो बसें चलनी है वो चलाई जाएंगी। उसका एक पूरा खाका तैयार नहीं हुआ है, लेकिन सीएम की तरफ से एश्योरेंस है कि वो चलाई जाएंगी। वो किस तरह से होता है, जैसे कि हरियाणा में जो है विद इन स्टेट ट्रैवल के लिए भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की ऑनलाइन बुकिंग की गई है, यहाँ भी पंजाब में भी ऐसा ही कुछ मॉडल तैयार किया जा सकता है। कृषि क्षेत्र की बात करें तो कृषि क्षेत्र के लिए जो गाड़ियाँ हैं या जिन चीज़ों पर वो सामान की ढुलाई करते हैं वो पहले से ही एग्जेम्प्टेड था क्योंकि प्रोक्योरमेंट सीजन ऑन था। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल जो होगी अब वो चावल के खेती में जो मजदूर हाथ बटाते हैं उनके ना होने की वजह से होगी, क्योंकि मजदूरों का पलायन जो है लगातार जारी है। सरकार की तरफ से किसानों को ये कहा गया है कि हम मशीन प्रोवाइड करेंगे जिससे आप मजदूरों की कमी को ओवरकम कर सकें, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा एरिया में जो चावल लगाया जाता है और जो किसान हैं उनको परेशानी हो सकती है। जी, और ये मशीनें का वादा तो वैसे इससे पहले भी पराली के समय पर भी हुआ था जब दिल्ली में प्रदूषण का हो रहा था, लेकिन उससे कितना फ़ायदा होता है, चाहे वो पराली के समय में हो चाहे अभी जो इन मशीनों की बात गजाली कर रहे हैं, वो समय के बाद, थोड़े समय के बाद देखना होगा। और हम अपने दर्शकों को याद दिला दें कि अगर कोई खास खबर वो देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर उसके लिए वोट कर सकते हैं। हम आपको ये चॉइस दे रहे हैं, 5 बड़ी खबरें छूट के साथ। लॉकडाउन 4 राज्य तय करेंगे जोन, ये हमारी पहली खबर। दूसरी नंबर पर खबर, आपसी सहमति से चलेंगी इंटरस्टेट बस और कार, यानी कि सवारी वाले परिवहन। उधर कंटेनमेंट जोन छोड़कर ई-कॉमर्स, सैलून को इजाजत दे दी गई है, ये तीसरी खबर। इसी क्रम में हमारी चौथी खबर है चीन को लेकर WHO की जांच, 62 देशों की मांग। और 5वीं खबर इस क्रम में तूफान अम्फन का बड़ा खतरा, अलर्ट जारी। इन सभी खबरों के लिए कुछ ही देर में पोल पब्लिश हो जाएगा हमारे NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर। वहां पर जाकर आप इस पोल का हिस्सा हो सकते हैं, वोट कर सकते हैं, बता सकते हैं, अपनी राय पहुंचा सकते हैं किस खबर को आप पूरे दिन देखना चाहते हैं NDTV इंडिया पर।